गवर्नमेंट ने एक सर्वे कराया था जिसमें पूरे पाकिस्तान में 69% जो सोसाइटीज़ थी दे वर फेक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इमरान फैज़ के चैनल के साथ हम लोग हाज़िर हैं जी। एज़ ऑलवेज़ जिस तरह हम लोग रियल एस्टेट के बारे में आपको मुफीद इंफॉर्मेशन पास ऑन करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान, क्या हाल है आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? बड़े माशाल्लाह बड़े वेल ड्रेस होकर आज आप आए हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई मीटिंग वगैरह है या वैसे ही अब? बस सारा दिन मीटिंग चलती रहती है। अच्छा। इमरान, ये बताइए कि हमने इससे पहले भी डिस्कशंस किए हैं काफ़ी प्रोग्राम्स में। एक जो बड़े अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं कुछ हमारे व्यूअर्स के, ये हाउसिंग प्रोजेक्ट जो होता है, कोई भी हाउसिंग सोसाइटी जो आ रही है या जब वो स्टार्ट करती है अपना, तो उसमें क्या एज अ कॉमन पर्सन अगर मैं वहाँ जाना चाह रहा हूँ या मेरे जैसे बहुत से लोग, तो वहाँ क्या चीज़ें उस सोसाइटी के अंदर या उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको देखनी पड़ती हैं बिफोर यू इन्वेस्ट? जी नासिर भाई, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपने किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्ट करने से पहले जो देखना होता है वो आपने उसकी अप्रूवल देखनी होती है कि वो लेट्स सपोज अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में LDA है, हम इस्लामाबाद की बात करें तो वहाँ पे CDA है, इस तरह कराची की बात करें तो KDA है, ग्वादर की बात करें तो DDA है। तो ये सारी अथॉरिटीज़ हैं जो अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करती हैं, अपनी वेरिफिकेशन करती हैं, आपके पास लैंड है, आपकी रजिस्ट्री पूरी है नहीं है, आपका कोई इशू तो नहीं चल रहा, तो वो उसके बाद वो एरिया जो है वो एरिया ग्रीन तो नहीं है, ये बड़ा मेन चीज़ होता है। तो वो ये सारी चीज़ें देखनी। ये एक सेकंड में मैं थोड़ा सा यहाँ आपको इंटरप्ट करूँगा। ये ग्रीन एरिया का जो आपने बात की, इसमें थोड़ी सी वजाहत कर देंगे आप? जी नासिर भाई, जो सोसाइटी के लिए या आपने हाउसिंग सोसाइटी की अगर हम बात करें उसके लिए जो NOC चाहिए होता है वो आपको ब्राउन एरिया पे चाहिए होता है। जो ग्रीन एरिया है, ग्रीन एरिया फॉर एग्रीकल्चर, तो वो ग्रीन एरिया पे आपको NOC नहीं मिल सकता। तो एग्रीकल्चर की लैंड पे आप हाउसिंग सोसाइटी नहीं बना सकते आप। तो वो जो ब्राउन एरिया होता है वो वक्तन फ़वक्तन जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो उसको एक्सपैंड करती रहती हैं, ग्रीन एरियाज़ को, और ग्रीन एरियाज़ को कन्वर्ट करती रहती हैं ब्राउन एरियाज़ में। लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं वो ग्रीन एरिया में ही 4 सड़कें निकाल के काम करना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि उनको उन स्पेसिफिक अथॉरिटी से NOC नहीं मिला। जो भी रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं, जैसे आपने कहा तीनों बड़े शहरों की अगर मैं बात करूं, LDA, CDA और KDA, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची की, तो इन अथॉरिटीज़ से उस जो सोसाइटी है उस प्रोजेक्ट की NOCs इनके पास सारी अवेलेबल होनी चाहिए। हाँ, उनके पास NOC सारी अवेलेबल हो। देखिए ये 2020 में एक सर्वे हुआ था, गवर्नमेंट ने एक सर्वे कराया था जिसमें पूरे पाकिस्तान में 69% जो सोसाइटीज़ थी दे वर फेक, कि वो उनके पास कोई NOC नहीं था और वो धड़ाधड़ कटिंग करके और प्लॉट और फाइल्स और लटरम पटरम वो बेची जा रहे थे। तो उसमें मोस्टली जो सोसाइटीज़ थी वो थी ब्राउन एरियाज़ में, लेकिन उनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं थी, कोई ना कोई इशू था, उनको NOC नहीं मिला। कुछ की जो थी वो अभी NOC कंप्लीट नहीं हुआ था, वो अंडर प्रोसेस था। कुछ जो थी वो ग्रीन एरियाज़ में बस रोड स्ट्रक्चर उन्होंने बनाने शुरू कर दिए या फाइलें बेचनी शुरू कर। इसका मतलब 69% ऐसी सोसाइटीज़ थी जो फेक कह लें या जो इलीगल। 69% बहुत बड़ी परसेंटेज होती है। अच्छा, ये इवन अगर सोसाइटी वो जो प्रोजेक्ट है वो ग्राउंड लैंड पे भी आ रहा है, तो उसके बावजूद भी बहुत सी दूसरी NOCs भी आपको रिक्वायर्ड होती हैं उसकी? इसमें गालबन कोई 27 NOCs चाहिए होते हैं आपको, बहुत अदारों के NOC चाहिए होते हैं, जिसमें आपको वासा का NOC चाहिए, आपको इन्वायरमेंटल NOC चाहिए, आपको डेवलपमेंट का NOC चाहिए, आपको मार्केटिंग एंड सेल्स का NOC चाहिए। बहुत सारे अदारे इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे कॉमन बंदे के, एक कॉमन पब्लिक पर्सन के हवाले से अगर मैं वो जाऊँ किसी भी सोसाइटी में, अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो बिल्डर वहाँ का वो ये चीज़ें पाबंद है मुझे दिखाने के लिए NOCs? जी वो बिल्कुल आपको पाबंद है दिखाने का और आपको उसको वेरीफाई करना चाहिए। और इसमें ये है कि ज़ाहिर सारे NOCs अगर नहीं भी होते तो वो फाइनल जो है मेजर NOCs कौन से? फाइनल जो फाइनल NOCs होते हैं वो होते हैं डेवलपमेंट एंड एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग के। तो जब आपकी डेवलपमेंट ऑन ग्राउंड शुरू हो जाए उसके बाद आप अपनी मार्केटिंग कैंपेन और आप अपनी एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो वो फाइनल NOCs अगर आपको कोई दिखा दे तो इट्स मीन कि आप किसी हद तक उन पर। इसका मतलब इमरान, अगर
कोई भी बिल्डर मुझे ये चीज़ें दिखाने से रिलेक्टेंट हो तो मैं वहाँ इन्वेस्ट ना करूँ फिर अपनी, या वो मुझे ना दिखा पाए तो मैं इन्वेस्ट ना करूँ उस साइट पे फिर अपनी एज ए कॉमन पर्सन। जी जी बिल्कुल। अगर अगर कोई भी आपको रियल एस्टेट एजेंट या वो डेवलपर अगर आपको आपकी तसल्ली नहीं कर रहा और आपको वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा रहा, इट्स मीन कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। अच्छा इमरान, ये मुझे बताइए कि जो नई सोसाइटीज़ या जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आपने पहले भी बताया था, डिस्कस किया था कि उस डेवलपर का आप पास्ट देख लीजिए कि उसने कितने प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हैं और टाइमली डिलीवर किए हैं या नहीं किए। अच्छा, एक कोई फर्स्ट टाइमर है, बिलफर्ज फर्स्ट टाइम इस डेवलपमेंट में आता है, सोसाइटीज़ डेवलप कर रहा है, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड तो मेरे पास नहीं होगा, लेकिन लेट्स सपोज उसकी जो प्राइस है प्लॉट्स की वो बहुत कॉम्पिटिटिव है एज़ कम्पेयर टू जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोसाइटीज़ है, तो एज अ इन्वेस्टर मुझे वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? इसमें नासिर भाई 2-3 मेजर पॉइंट होते हैं। देखिए, नंबर 1 तो ये है कि जो भी कोई नया डेवलपर आ रहा है, सबसे पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी चाहिए। उसके पास वो जो आपको मैं बता रहा हूँ कि अथॉरिटीज़ NOC सारी अप्रूवल्स वगैरह हो तो आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। जो बात आप कर रहे हैं कि उनके रेट बहुत लुक्रेटिव हों और वो बड़ी अपीलिंग रेट्स हों, तो उसमें एक ये नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि इसमें कोई डॉज ना हो जाए, कोई फ्रॉड ना हो जाए, कोई इस तरह की चीज़ ना हो जाए, तो उसमें अल्टीमेटली जो डेवलपर होता है या जो सोसाइटी बना के बेच रहा होता है, उनके पास मार्जिन बहुत बड़े बड़े होते हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप कहीं पे करें कि 4 करोड़ का प्लॉट है 1 एकड़ का, और वो लेट्स सपोज 20 एकड़ या 50 एकड़ लेके उस पर डेवलपमेंट शुरू करता है और वो प्लॉट जो है वो 40 लाख का 5 लाख का प्लॉट बेचना, तो उनमें मार्जिन बहुत बड़े बड़े होते हैं। वो 40 के बजाय 30 का भी बेचेगा तो उसको फिर भी बहुत पैसे बच रहे होते हैं। तो कुछ तो बड़ा उसको पॉजिटिव लेके चल रहे होते हैं कि जी शुरू की प्रोडक्ट जो है ये मैं बड़े रीज़नेबल रेट्स पे दूं, क्योंकि मेरे पास लैंड है और मैंने आगे काम करना है, तो मैं लोगों को ज़्यादा इंगेज करूं, तो इसलिए वो मुनासिब रेट दे रहा होता है। लेकिन हाँ, आपकी बात ठीक है कि किसी हद तक आपकी, क्योंकि जो डेवलपमेंट कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, वो इतनी हाई हो चुकी है, वो इतने ज़्यादा रेट्स इसके बढ़ चुके हैं कि वो बहुत ही मुनासिब या बहुत ही कम रेट रखे तो कहीं ना कहीं पे घंटी बजनी चाहिए कि जी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ओके, तो यानी कि अगर आप समझते हैं कि अगर किसी भी डेवलपर का पास्ट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसकी सोसाइटी में सारे NOCs वो प्रोवाइड कर रहा है, उसके रेट्स जो हैं वो अट्रैक्टिव हैं बाकी सोसाइटीज़ के मुकाबले में, तो वहाँ इन्वेस्ट कर देना चाहिए? या मेरा सवाल ये था, या नहीं बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। अगर उसके पास डॉक्यूमेंटेशन उसकी पूरी है ओके, तो बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, सोसाइटीज़ में ये जो लोकेशन होती है, लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट या लोकेशन ऑफ द सोसाइटी, वो कितनी मैटर करती है? लोकेशन ऑफ द सोसाइटी बहुत मैटर करती है। लोकेशन देखें आप, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जी हम इस वक्त उधर लाहौर DH में बैठे हुए हैं, तो यहाँ से आप 150 किलोमीटर दूर जाके अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं या हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसकी प्राइस और होगी, उसके जो विसिनिटी में चीज़ें होंगी वो और होंगी। अगर आप यही आप यहाँ पे 20 किलोमीटर के रेडियस में बनाते हैं सोसाइटी, तो उसके टोटली एक चेंज हो जाएगी उसकी लोकेशन। और तो लोकेशन बहुत मैटर करती है, और आपको ये देखना भी चाहिए कहीं पे इन्वेस्ट करते हुए कि आया कि वो लोकेशन नियर फ्यूचर में कितनी बेहतर हमें पे कर सकती है। क्योंकि जब आप बड़ी मेजर या मेन फैसिलिटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो अल्टीमेटली आपकी प्लॉट प्राइस या जो कॉस्ट होती है वो बहुत हाई होती है। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व होते हैं तो ज़ाहिर है आपको एक लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। तो वो आप थोड़े से आप फिर किसी भी शहर के, नॉट इवन लाहौर, आप अगर फैसलाबाद के, मुल्तान के, गुजरांवाला के, अगर आप पंजाब के भी इन मेन सिटीज़ में जाते हैं तो उनके अगर आप आउटस्कर्ट्स में भी जा रहे होते हैं तो आपको, मेरा ख्याल है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम 2-3-4 साल में बहुत बेहतरी के चांस होते हैं। तो इसका मतलब है एज ए फॉर अ कॉमन पर्सन जो आप कहना चाह रहे हैं, प्राइस के साथ साथ, और अगर उसको सारी NOCs भी मिल जाती हैं सोसाइटी से या बिल्डर से, उसके बावजूद जो लोकेशन है, इट इज़ वन ऑफ द मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जी एग्जैक्टली, लोकेशन आपकी बहुत मैटर करती है। ओके, और लोकेशन आपको फ्यूचर में उस सोसाइटी पे जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उस पे, मेरे ख्याल से जो अच्छी लोकेशन पे सोसाइटीज़ होंगी
वो आपको अच्छा प्रॉफिट भी देकर जाएंगी वह मार्जिन। जी ऐसे ही है, जिस तरह ये नासिर भाई ऐसे ही है कि जिस तरह हम किसी भी प्लॉट की लोकेशन को डिटरमिन कर रहे होते हैं Okay. कि जी वो लोकेशन जो है वो अमेनिटीज़ कितनी दूर है, पार्क के कितना करीब है, मार्केट के कितना करीब है, मस्जिद के कितना करीब है, मेन बुलवर्ड कितनी दूर है उससे। तो ये सारी चीज़ें हम एक सिंगल प्लॉट में जिस तरह देख रहे होते हैं, इस तरह जब आप किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में या किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में जा रहे होते हैं तो आपने ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि आया कि कितने फासले पे जो है वो हमारे मेन स्टॉप्स हैं, कितने फासले पे एयरपोर्ट स्टेशन जो मेन कितने चीज़ें फासले पे ऑल हमारी यूनिवर्सिटीज स्कूल्स वगैरह ये सारे ये सारे किस डिस्टेंस पे। तो एज अ लेमैन इन्वेस्टर को जो उस सोसाइटी में इन्वेस्ट करे ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि उसका जो कम्यूट टाइम होता है वो ट्रैवल टाइम कितना होगा, अगर वो ऑफिस से उस सोसाइटी में घर पे जाए अपने तो उसको कितना टाइम लगेगा वगैरह। जी एग्जैक्टली, ये सारी चीज़ें लोकेशन में आ जाती हैं। और उसके बाद नासिर भाई तीसरी चीज़ ये है कि डेवलपर की डेडिकेशन कितनी है कि डेडिकेशन ऑफ डेवलपर से क्या मुराद ले रहे हैं? डेडिकेशन डेवलपर की जो है वो डिटरमिन करती है कि सोसाइटी या वो जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो कितना अच्छा है। डेडिकेशन में आप ये कह लें कि उसकी एक तो नीयत का भी एलिमेंट आप कह लें आ जाता है कि उसके पास सारे एनओसीज़ होने चाहिए, उसको कंसर्न अथॉरिटीज़ से हर चीज़ की अप्रूवल होनी चाहिए। अच्छा, नंबर 2 ये है कि वो उसकी डेवलपमेंट की पेस कैसी है Okay. कि वो जो उसने सपोज अगर उसने फाइल भी बेची है तो फाइल से प्लॉट को कितने अरसे में कन्वर्ट कर रहा है वो। या यानी कि जो शुरू में जो उसने बातें या वादे किए हैं पब्लिक exactly, आम पब्लिक exactly. के साथ वो किस पेस से वो पूरे कर रहा है। हाँ, कि अगर वो मैं मिसाल दे रहा हूँ कि उसने अगर 3 साल का पेमेंट प्लान रखा हुआ है तो वो 1 साल में अगर आपको डेवलप करके देता है तो नथिंग लाइक इट। ये होता है कि उसके अगले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बेचने आसान हो जाते हैं। तो ये है कि वो डेवलपमेंट कैसी कर रहा है, वो उसके फ्यूचर प्लान्स कैसे हैं, वो अपने आप को एडवर्टाइज कैसे कर रहा है, वो अपने आप को अपने जो उसने प्रॉमिसेस किए हैं वो डिलीवर कर भी रहा है टाइमली या नहीं कर रहा। तो ये डेवलपर की डेडिकेशन भी आपने देखनी बड़ी ज़रूरी होती है। जिस तरह हम बैकग्राउंड की बात कर रहे थे कि डेवलपर का बैकग्राउंड अगर बहुत पुराना नहीं है, वो बहुत रिच नहीं है, या वो को 20 साल से इस फील्ड में नहीं है, अगर एक नया बंदा है तो ये चीज़ें डिटरमिनेट करती हैं कि ये फ्यूचर में कितना अच्छा या कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को लेकर चलेगा। ओके, फाइंड आउट किए चीज़ें। आपकी लोकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके बिल्डर का पास्ट एक्सपीरियंस या उसकी डेडिकेशन जो आप कह रहे हो, इवन अगर वो फर्स्ट टाइमर है तो उसकी डेडिकेशन कैसी है। फिर कॉस्ट पे आप क्या करते हैं? कॉस्ट इज़ वन ऑफ द मेन थिंग कि आप कॉस्ट को आप किस तरह डिफाइन करेंगे कि उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है, या वो प्राइस ऑफर क्या कर रहे हैं पब्लिक को। नहीं, प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट तो ज़ाहिर है वो तो डेवलपर के एंड पे है। हमने ये देखना होता है कि वो कॉस्ट जो हमें ऑफर कर रहे हैं एज ए द प्राइस ऑफ द फाइल और प्राइस ऑफ द फाइल और प्राइस ऑफ द प्लॉट जो हमें ऑफर कर रहे हैं वो कितनी अच्छी है। तो वो अल्टीमेटली वो बड़ा एक मेजर पॉइंट है उस सोसाइटी में इन्वेस्ट करने का। और वो आपने डिटरमिन करना होता है कि जी अगले 2, 3, 4 साल में एक तो आपने उसमें इन्फ्लेशन भी देखनी होती है। कि ज़ाहिर है जितनी स्पीड से आपके मुल्क में इन्फ्लेशन, अब ज़ाहिर है वो प्लॉट प्राइस भी तो उतनी या उससे ज़्यादा बढ़े तो फिर ही आपको उसका कोई फ़ायदा है ना। तो कॉस्ट इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है किसी भी हाउसिंग सोसाइटी को सक्सेसफुल होने के लिए और पब्लिक को अट्रैक्ट करने के। ऑब्वियसली पब्लिक अट्रैक्ट उसी लिए होगी कि अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ कि 5 सोसाइटीज़ उनके राइट लेफ्ट पे है और आप कोई भी नया हाउसिंग प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो आपकी प्राइस बड़ी कंपैरेटिव होगी, तो ज़ाहिर है लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। अच्छा, ये एमिनिटीज़ के बारे में भी मुख्तलिफ सोसाइटीज़ की आपस में एक कंपटीशन हो रहा होता है। एमिनिटीज़ बड़ा एक मेजर रोल होता है किसी भी व्हाट आर द बेसिक एमिनिटीज़ जो एक कॉमन पर्सन आप समझते हैं, आप इतने अरसे से रियल स्टेट में हैं, क्या एमिनिटीज़ होनी चाहिए जो एक कॉमन पर्सन को अट्रैक्ट कर सके? किसी भी सोसाइटी में ना जो मेजर एमिनिटीज़ होती हैं, देखें वो आपकी बेसिक्स होती हैं जो आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी के जो क्या है जैसे वो हॉस्पिटल है, वो स्कूल है, वो मार्केट है, वो आपकी मेन बुलवर्ड्स हैं, वो आपकी एक्सेस टू वर्ल्ड सिटी है। ये 4-5 चीज़ें हैं। आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ अ मेजर एमिनिटी। और ज़ाहिर है बाकी जो स्कूल है, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें हैं। ये इवन पार्क्स हैं, पार्क्स आपकी जितनी सोसाइटीज़ में अच्छी पार्क्स होगी, अब तो जिम आ गए हैं अब आपके, और बड़ी चीज़ें हैं कि जो आप अपनी सोसाइटीज़ में बच्चों के खेलने के लिए आप पार्क्स बना दें, वाटर पार्क्स बना दें आप।
तो ये बहुत लेकिन सारी ये तो बहुत ज़्यादा है। हर सोसाइटी तो ये चीज़, ये तो आप जो बात कर रहे हैं तो बड़ी सोसाइटीज़ वाले हैं वो ये करते होंगे। मैं तो एक आम की बिल्कुल, हॉस्पिटल हर सोसाइटी में नहीं है, स्कूल जो अच्छे स्कूल हैं वो हर सोसाइटी में अवेलेबल नहीं होते हैं। नहीं नासिर भाई, अभी अभी हम अगर हम मेजर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स या मेजर सोसाइटीज़ की बात करें ना, तो अब हर रियल एस्टेट सेक्टर इस तरफ फोकस कर रहा है कि इनके बगैर गुजारा नहीं है। क्योंकि अगर हम सिर्फ दोबारा से लाहौर की बात अगर करें तो लाहौर में इतनी बड़ी आबादी हो गई है कि अब एक बहरिया टाउन से वो डीएचए में आके तो अपने बच्चे को या अपने आप को तो रोज़ विज़िट नहीं कर सकता ना, उसकी उस एरिया में हॉस्पिटल होना एक बेसिक ज़रूरत है। और अब हो गया है, अब कोई भी आप बड़ा मतलब आप बैरिया की मिसाल ले लें, वहाँ पे इस वक्त मेरा ख्याल है को 5 हॉस्पिटल हैं। आप लेक सिटी की मिसाल ले लें, लेक सिटी में हॉस्पिटल शुरू हो गया है। आप डीएचए में देख लें, डीएचए में कितने हॉस्पिटल हैं, डीएचए बन रहे हैं। आप कैंट में चले जाएँ, आप जोहर टाउन में चले जाएँ जो एलडीए की अप्रूव सोसाइटीज़ है वहाँ पे है। अब ऐसे नहीं है कि आप उसमें फिर स्कूल है, स्कूल तो खैर, हॉस्पिटल तो शायद एक सेक्टर के लिए एक होता है, लेकिन अगर स्कूल की बात करें तो वो तो हर 8-10 गलियों के बाद एक स्कूल आ जाता है। ज़ाहिर है ग्रोथ जो हमारी हो, तो ये अब बेसिक चीज़ें हैं किसी भी अच्छी सोसाइटी को जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है उसको चलाने के लिए। ये बेसिक ज़रूरियात हैं जिनको आप लेके चलेंगे तो आप उसको सक्सेसफुल कर सकते अच्छा, इस कन्वर्सेशन को अगर मैं सम अप करूं तो किसी भी सोसाइटी को सिलेक्ट करने से पहले उसकी लोकेशन हैं। जी, जो आप करते हैं एज अ कॉमन पर्सन, एग्जैक्टली उस सोसाइटी का जो बिल्डर है उसके पास एनओसी सारी अवेलेबल होनी चाहिए। जी, ज़ाहिर है। उस सोसाइटी की इम्यूनिटीज़ एंड यूटिलिटीज़ वगैरह वहाँ सारी अवेलेबल होनी चाहिए। जी, ठीक है, जी, जी। कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव अफोर्डेबल होनी चाहिए वो। इसके डेवलपर कितना डिटरमेंट है वो डेवलपर आपने जो कहा वो कितना कीन है, कितना डेवलपर है, तो ये मेन 4-5 मेन फैक्टर्स हैं जो जिसकी वजह से हम एक सोसाइटी को अच्छा या बुरा कह सकते हैं कि जी ये कितना पॉजिटिव माइंडेड है या और किसी भी इन्वेस्टर को वहाँ जाने से पहले ये सारी चीज़ें देख लेनी चाहिए जी देख लेंगे। या उसको फाइंड आउट कर लेना। एग्जैक्टली। ठीक है, थैंक यू वेरी मच इमरान। व्यूअर्स, ये बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं आज की किसी भी नए प्रोजेक्ट, नई सोसाइटी में इन्वेस्ट करने से पहले। जिस तरह इमरान ने बताया, उस सोसाइटी के पास सारे रेलेवेंट अथॉरिटीज़ से एनओसीज़ होनी चाहिए, उस सोसाइटी की लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, अफोर्डेबल प्राइस पे होनी चाहिए, और साथ साथ उसका पास्ट एक्सपीरियंस, अगर वो माजी में भी काम कर चुके हैं, उसका डेडिकेशन कितना है उस बिल्डर का टुवर्ड्स द सोसाइटी, और उसमें इम्यूनिटीज़ क्या होनी चाहिए। तो दीज आर द वेरी इंफॉर्मेशन जो अभी इमरान फैज़ ने दी। थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले मैं हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे प्रोग्राम को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया इमरान। थैंक यू वेरी मच नासिर भाई।